हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट यानी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे। और ये ऐसे एमसीक्यू होंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100+ एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्योंकि ये पिछले ईयर कुछ सालों के यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 है, इसमें टोटल कितनी धाराएँ हैं? 51 धाराएँ हैं। ठीक है, 51 सेक्शन है और 2 शेड्यूल यानी 2 अनुसूची यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद बात करें जो यहाँ पर रूल 1966 की बात करें तो यहाँ पर टोटल 18 सेक्शन की बात की गई। ठीक है ना, 18 धाराओं की बात की गई है यहाँ पर, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2013 का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 है, इससे पहले कौन सी अधिनियम लागू थी इसकी जगह पे। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे सेक्शन 51, तो वहाँ पे क्या बताया गया है कि मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 उसको रिपील्ड करते हुए 1961 को लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 1961 से पहले कौन सा एक्ट लागू था, तो 1955 का एक्ट लागू किया गया था, जिसको रिपील्ड करके 1961 को लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी को देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो वो है कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण की धारा 6(4) यानी जब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 4 को देखेंगे तो वहाँ उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें दिए गए करार के अनुसार, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार, तो भूमि स्वामी स्थान को किराए पर दिए जाने वाले व्यक्ति से अग्रिम किराए के रूप में करार किए गए किराए के बराबर की राशि ले सकता है। अब कितनी यह राशि ले सकता है, कितने अवधि तक के लिए राशि ले सकता है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस लॉ से आया हुआ है कि एक वाक्यांश था उसके व्यवसाय। ठीक है, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फुल बेंच ने थी, उसने एक वाक्यांश का प्रतिपादित किया था, उसके उदारपूर्ण निर्वचन के लिए गुंजाइश है जिससे कि उसके पति या पत्नी और परिवार के निकट आश्रित सदस्य को मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2E में शामिल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे किस केस में बताया गया था? यह कमलाबाई वर्सेस श्रीमती प्रीति रायजादा, हमीदा बेगम व अन्य वर्सेस चंपाबाई जैन व अन्य, हरवीर सिंह वर्सेस श्री किशन सिंह तोमर व अन्य, या बद्रीलाल श्रीमती सीताबाई मृत द्वारा वैध प्रतिनिधि बिरधी चंद जोशी व अन्य। यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, लेटेस्ट जजमेंट्स आते हैं, लेटेस्ट जजमेंट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी में है कि किराया भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर एक भूमि स्वामी स्थान के कब्जे के लिए दावा किराएदार के विरुद्ध कब प्रस्तुत कर सकता है? यहाँ पे ऑप्शन है केवल जब बकाया किराया 6 माह से अधिक का है। बी नंबर है कि केवल तब जब 2 माह की नोटिस की अवधि व्यतीत होने के बाद भी किराएदार ने बकाया किराया ना तो अदा किया है ना ही निवेदित किया है। सी है कि केवल तब 3 माह की नोटिस की अवधि व्यतीत होने के बाद किराएदार ने बकाया किराया ना तो अदा किया है ना ही निवेदित किया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर की, केवल तब जब 2 माह की नोटिस की अवधि व्यतीत होने के बाद किराएदार ने तो किराया दिया है ना ही निवेदित करने का कुछ किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यदि 2 महीने का नोटिस दिया जा चुका है और किराएदार यदि किराया नहीं देता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे वाद लाया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। यहाँ पे ऑप्शन है किसी स्थान के मानक किराया निर्धारण के संबंध में, कोई अन्य मामले जिसे कि विनिश्चित करने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी या इस अधिनियम या उसके अधीन सशक्त है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आदेश दिए जाने के संबंध में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 45 के तहत यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, सेक्शन 45 में आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे अधिकारिता के बारे में बताया गया है, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार वर्जित कहाँ कहाँ पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या शासकीय कर्मचारी द्वारा किराएदार की बेदखली हेतु पेश आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण कहाँ पर पेश हो सकती है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में, सिविल न्यायालय में, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, या कमिश्नर के समक्ष। तो कहाँ पर वह रिवीजन फाइल कर सकता है, रिवीजन के लिए बात फाइल कर सकता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय, अर्थात 5वें का ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो यहाँ पे क्या है 6वें नंबर का, कि जहाँ भूमि स्वामी किसी स्थान पर कब्जा किराएदार से मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण की धारा 12(1)(f) के अनुसार प्राप्त करता है, तो वह उसे पुनः किराए पर निम्नलिखित में से किस सीमा के भीतर नहीं दे सकता है? ठीक है, यदि मान लीजिए जो किराएदार था उसने केस फाइल किया और उसने कब्जा वापस पा लेता है किराएदार से। ठीक है, भूमि स्वामी क्या करता है कि किराएदार से कब्जा वापस ले लेता है 12(1)(f) के तहत। यहाँ पे जो सेक्शन 12 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको एक बार जरूर रीड मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12(1)(f) के अनुसार में यदि उस कब्जा प्राप्त करता है तो कितने वर्ष तक या कितने समय तक वो पुनः किराए पर नहीं दे सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष या 3 माह। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष तक वो पुनः किराए पर नहीं दे सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश में है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में है कि दावाकृत स्थान का भूस्वामी वादी एक कंपनी है। प्रतिवादी कंपनी का एक कर्मचारी था जिसे उस स्थान को आवासीय प्रयोग हेतु किराए पर दिया गया था। प्रतिवादी भूस्वामी कंपनी की सेवा में नहीं रहा गया। स्थान की आवश्यकता के कंपनी के कर्मचारियों के उपयोग हेतु ऐसे मामले में प्रतिवादी के बेदखली के लिए किस प्रावधान को उपयोग में लाया जा सकता है? अब यहाँ पे मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति था। ठीक है, अब इसको क्या कि एक सरकारी कर्मचारी था, अब इसको बी नाम के व्यक्ति ने किराए पर रखा था। ठीक है, अब यह जो व्यक्ति है ये अभी सेवा में नहीं रहा, अब यहाँ पे ये रिटायर हो गया, फिर कुछ भी हो गया, उसको उस पद पर नहीं रहा। तब यहाँ पे क्या है कि उसको वापस कब्जा लेने के लिए वाद किस सेक्शन के तहत यहाँ पे कहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है? तो सेक्शन 12(1)(e) या फिर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यहाँ पे बात फाइल कर सकता है 106 के तहत, या फिर धारा 3 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, या फिर धारा 20 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 20 के तहत यहाँ पे बात फाइल कर सकता है, इसको उपयोग में ला सकता है इस सेक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(1) के लागू करने के लिए यह पूर्व शर्त किस दावा ऐसे किसी एक आधार पर प्रस्तुत किया गया हो जो वर्णित है? 12 में, सॉरी सेक्शन 12 में, या सेक्शन 20, सेक्शन 23A, या सेक्शन 12, 20 एवं 23A में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सेक्शन 23A में। ठीक है, उसमें जो 13(1) लागू करने के लिए पूर्व शर्त है कि उसको किसी एक आधार पर यहाँ पे बाद लाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सेक्शन 12 होगा। ठीक है, तो सेक्शन 12 में बहुत सारे आधार बताए गए हैं कि कब आप केस वाद फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान न्यायालय नहीं लेगी जब तक कि अपराध के संबंध में परिवाद उसके घटित होने की तारीख से निम्नलिखित में से किस समय के भीतर ना किया गया हो। तो यहाँ पे इस ऑप्शन है 6 माह, 3 माह, 3 वर्ष या 1 वर्ष। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 3 माह। ठीक है, यदि 3 घटना घटित हुई है उसके 3 माह के अंदर यदि परिवाद फाइल नहीं किया जाता तो उस अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यह कहाँ पर बताया गया है? यह बताया गया है आपका धारा 44 में बताया गया है, यानी सेक्शन 44 में यह चीज़ बताई गई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किराएदार को किराए पर दिए स्थान संबंधी उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आवश्यक प्रदाय को भूमि स्वामी द्वारा बंद कर दिया गया। ऐसे प्रदाय को पुनर्स्थापित करने के लिए एक आदेश कौन कर सकता है? अब मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था, ठीक है, ये भूमि स्वामी हो गया और बी नाम का व्यक्ति किराएदार हो गया। अब यहाँ पे ए के द्वारा क्या किया जाता है, इसको कुछ सुविधाएं दी जा रही थी, पानी का हो गया, जैसे पानी का हो गया, बिजली का हो गया, ये सारी सुविधाएं दी जा रही थी। अचानक कि इसको बंद कर दिया गया बिना किसी कारण के या फिर किसी भी तरह से। यहाँ पे तो बी क्या कर सकता है, एक बाद लाए आवेदन देगा कहाँ पर? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष। तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी पुनः स्थापित करने के लिए आदेश कर सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। उसके बाद ये तो हो गया 2013 का। अब MPCJ में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23 यहाँ के अंतर्गत कौन भूमि स्वामी नहीं है? ठीक है ना, सेक्शन 23J जो स्थान नियंत्रण अधिनियम है उसके अंतर्गत भूमि स्वामी कौन नहीं है? सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी, एक शासकीय कर्मचारी, एक तलाकशुदा पत्नी, एक विकलांग व्यक्ति। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी जो शासकीय कर्मचारी है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 12th क्वेश्चन हमारा, प्रतिवादी एक चौकीदार था जिसे वादी द्वारा परिसर में रहने के लिए अधिकृत किया गया था, ठीक है, तो क्या उसके विरुद्ध धारा 12 स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत वाद प्रचलन योग्य है? सिविल न्यायालय के समक्ष प्रचलन योग्य, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के प्रचलन योग्य, या वाद प्रचलन योग्य ही नहीं है अर्थात चलाने योग्य ही नहीं है, या फिर कलेक्टर के समक्ष प्रचलन योग्य है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस सही आंसर है यानी वाद प्रचलन योग्य नहीं है। आपने उसको चौकीदार के रूप में रखा था, ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, वो छोड़ के चला गया जब कहीं भी कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप बात नहीं ला सकते इस अधिनियम के तहत। उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 13 है कि धारा 13 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अनुसार न्यायालय में भाड़ा जमा किया जाना चाहिए। क्या धारा 13 निष्कासन की डिक्री के प्रवर्तन में कार्यवाही में भी लागू होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन है धारा 13 प्रवर्तन कार्यवाही में लागू होती है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, या निष्कासन आजादी के प्रवर्तन कार्यवाही में धारा 13 लागू नहीं होती है, या यदि प्रवर्तन 6 माह के अंदर प्रस्तुत हुआ हो तो लागू होगी। यहाँ पे आप सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है, यानी निष्कासन की आज्ञाप्ति के प्रवर्तन कार्यवाही में धारा 13 लागू नहीं होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में पढ़ देना, प्रतिवादी पर अप्रैल मई 1980 की अवधि का किराया बाकी था। कब का किराया बाकी था? प्रतिवादी पर अप्रैल मई का 1980 की अवधि का किराया बाकी था। उस पर नोटिस की तामीली 14/8/1980 को हुई और निष्कासन के लिए दावा 4/3/1985 को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। प्रतिवादी पर समन की तामील 3/4/1985 को हुई। नोटिस की तामीली से 2 माह के अंदर प्रतिवादी ने बकाया भाड़ा अदा नहीं किया, तो क्या सेक्शन 13(1) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया? क्या वह अधिनियम की धारा 12(3) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, अर्थात 12(3) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं आता है। उसको 2 महीने की नोटिस में प्राप्त हो गई, ठीक है ना। उसने 13(1) का भी पालन नहीं किया कि उसने
13(1) में क्या है कि यदि वह जो भाड़ा है उसको संदत कर देता है, दे देता है, तो वहाँ पे इसमें उसे लाभ मिल जाएगा, उसको बेदखल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वह 13(1) को भी पालन नहीं करता है, यहाँ पे 12(3) का लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है ना, कौन विच वन इज नॉट करेक्ट। सेक्शन 2A मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत स्थान से तात्पर्य किसी भवन या भवन के भाग से जिसमें सम्मिलित हो। क्या क्या सम्मिलित स्थान में सम्मिलित है? कोई जमीन जिसका कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा हो, उद्यान, मैदान, गैरेज या बाहरी कोई भी ऐसी फिटिंग जो भवन में लगाई गई हो, भूमि स्वामी द्वारा प्रदत्त कोई फर्नीचर जो ऐसे भवन उपयोग ऐसे भवन में किया जाना हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर की कोई जमीन जिसका किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा हो वो स्थान के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत नहीं आएगा, ठीक है ना। जब आप सेक्शन 2A पढ़ेंगे उसमें डेफिनेशन क्लॉज में स्थान की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के बारे में निम्न में से कौन सी प्रतिपादना सही है? पहला है कि किराएदार उसके द्वारा किराएदार के रूप में धारित संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को उप किराएदारी पर भूमि स्वामी के बिना सम्मति के दे सकेगा। किराएदार उसके द्वारा धारित स्थान को भूमि स्वामी के मौखिक पूर्व सम्मति के बिना उप किराएदारी पर नहीं दे सकेगा। या किराएदार उसके द्वारा धारित स्थान को भूमि स्वामी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना उप किराएदारी पर नहीं दे सकेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा कि किराएदार उसके द्वारा धारित स्थान को भूमि स्वामी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना नहीं देगा किसी भी उप किराएदार पर किराएदारी पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है। कहाँ पर लागू नहीं होता है? शासकीय संपत्ति, गैर कृषि भूमि, निवास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थानीय प्राधिकार की संपत्ति या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, यानी शासकीय संपत्ति पर यह लागू नहीं होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 21 धारा के अंतर्गत किराया नियंत्रण अधिकारी को सिविल न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं। तो सेक्शन 28, 29, 30 एंड 31। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेक्शन 29। सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 में बताया गया है, ठीक है, कि जो किराया नियंत्रण अधिकारी है उसको सिविल न्यायालय के अधिकार दिए जाएं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MPADJ 2014 का। अभी हमने MPCJ का देखा 2014 में पूछे गए, अभी ये ADJ का है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इनमें से कौन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कुटुंब का सदस्य नहीं है? चाचा की विधवा, भाई का पुत्र, पुत्र का पुत्र या अविवाहित बहन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी पुत्र का पुत्र कुटुंब के सदस्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे कोई स्थान उसके कार्यालय के आधार पर आवंटित किया गया हो तो ऐसा व्यक्ति उसे स्थान के किराएदारी की समाप्ति की दिनांक से कितने अवधि में खाली कर देगा? 7 दिन, 15 दिन, 1 माह या 3 माह। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, यानी 7 दिन के अंदर उसे खाली कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के बाद किराएदार किराए का संदाय करने में केवल क्रमवर्ती माहों तक ही पुनः व्यतिक्रम कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 4, 2, 3 या 6। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 2, यानी कि यदि 2 के बाद 3 माह हुआ तो वहाँ पर उसको बेदखल किया जा सकता है। इसलिए क्रमवर्ती का मतलब एक के बाद एक लगातार यहाँ पे अगर करता है, व्यतिक्रम करता है, डिफ़ॉल्ट करता है किराया देने में, तो यहाँ पे उसको बेदखल किया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22,
एक निवास एवं निवासोत्तर प्रयोजन के सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। कब मांग सकता है? निवास के प्रयोजन के लिए आवश्यकता की सिद्ध करके, निवासोत्तर के प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध करके, किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध करके, या अधिनियम की धारा 20 में अंतर्गत विशेष उपबंध के अंतर्गत बात प्रस्तुत करके। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी कि किसी भी प्रयोजन के लिए हो, ठीक है ना। यदि आवश्यकता सिद्ध कर देता है भूमि स्वामी तो उसको क्या किया सकता है, जो किराएदार को दिया गया है मकान उसको खाली करवाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति जिसे किराया दिया जाना है के बारे में विवाद है कि किराएदार द्वारा मिथ्या या तुच्छ कारणों से उठाया गया है, तब न्यायालय निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त करने का आदेश देगा और बाद की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा। बी नंबर, किराएदार के विरुद्ध निष्कासन की ज्ञप्ति पारित करेगा या निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त करने के आदेश दे सकेगा और बाद की सुनवाई कर सकेगा। या फोर्थ नंबर है कि प्रतिवादी को यह आदेश दे सकेगा कि वादी को विशेष व्यय अदा करे किंतु निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त करने का आदेश नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है कि सी नंबर, ठीक है। निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त करने का आदेश दे सकता है और बाद की सुनवाई के लिए अग्रसर हो सकता है, आगे कार्यवाही कर सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन इन एनी अपील बाय अ टेनेंट अगेंस्ट एनी डिक्री फॉर हिज इविक्शन। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में है, अभिदारी द्वारा अपने निष्कासन के लिए आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किसी अपील में निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन है, यह आवश्यक है कि किराएदार मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 13(1) की उपधारा 1 के अनुसार किराए की राशि न्यायालय में जमा करे या भवन स्वामी को अदा करे। बी नंबर है, किराएदार मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार किराए की राशि जमा करने या अदा करने को बाध्य नहीं है। सी नंबर है, यदि भवन स्वामी किराया जमा करने या अदा करने हैं तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करे तो किराएदार के लिए आवश्यक है कि वह मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार किराया जमा करे या अदा करे, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय तभी लेगा जब कि अपराध के संबंध में परिवाद कितने अवधि के अंतर्गत किया गया हो, 6 माह, 1 साल, 3 साल या अपराध की तिथि से 3 माह। ये रिपीटेड क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। आरसीए के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उसके अगेंस्ट रिवीजन कहाँ फाइल किया जा सकता है, ठीक है। किराया नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत कहाँ पर किया जाएगा, किसके समक्ष किया जाएगा? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, कलेक्टर या कमिश्नर के समक्ष। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी उच्च न्यायालय के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष यहाँ पे रिवीजन फाइल किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धारा 13 उपधारा 6 के अंतर्गत अभिधारी की निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाती है तब अभिधारी को सामान्य विधि के अंतर्गत प्रतिरक्षा उपलब्ध रहती है, या वादी साक्ष्यों के प्रति परीक्षित करने का अधिकार होता है, या वादी की कमजोरियों को सामने ला सकता है, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी, सब कुछ कर सकता है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किराएदार के विरुद्ध आपसी राजीनामा के आधार पर निष्कासन की आज्ञप्ति पारित की गई हो तब निष्पादन के समय निष्पादन न्यायालय को आज्ञप्ति की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है। या बी नंबर, निष्पादन न्यायालय को यह देख सकता है कि क्या स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के आधार पर उपलब्ध थे अथवा नहीं। या सी नंबर है कि किराएदार डिक्री को इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि अधिनियम की धारा 12 के आधार पर उपलब्ध थे। या डी नंबर, किराएदार को नई शर्त लगाने का अधिकार है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा
ए नंबर, ठीक है ना। उसके बाद अब MPCJ 2014 के ADJ का हो गया, ठीक है ना, MPCJ का भी हो गया, 2013 का भी क्वेश्चन हमने देख लिया। अब 2015 में कैसे क्वेश्चन आए थे आप वो देखिए। अब यहाँ मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़े पर दिए गए स्थान की आवश्यक आपूर्ति जिसका उपयोग किराएदार द्वारा किया जा रहा था, मकान मालिक द्वारा बंद कर दिया गया। उक्त आवश्यक आपूर्ति को पुनः प्रारंभ किए जाने हेतु कौन आदेश दे सकेगा। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे या फिर मैं ही बता दूं। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा RC, यानी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकरण, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, वो क्या कर सकता है, पुनः प्रारंभ किए जाने का आदेश कर सकता है। मकान मालिक ने क्या किया, आवश्यक सुविधाएं जो थी उसको बंद कर दिया, बिजली पानी जो भी था, ठीक है ना, जो आवश्यक रहती हैं, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष यहाँ पे आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ पर होती है। यहाँ पे इसका उच्च न्यायालय को, जिला न्यायाधीश, कलेक्टर या राज्य सरकार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, जिला न्यायाधीश को, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो रिवीजन फाइल किया जाता है वो हाई कोर्ट में है, और जो यहाँ पे RCA दैट मीन्स रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, यानी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, तो यहाँ पे इसके आदेश का क्या हो रहा है, अपील हो रही है, तो यहाँ पे जिला न्यायाधीश को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किराएदार ने किराए पर लिए भवन को कितने समय तक लगातार उपयोग ना किया हो तो भवन स्वामी भवन को रिक्त कराने का अधिकारी होगा, ठीक है। अब मान लीजिए किराएदार को दे दिया गया किराए पर मकान, अब उसने कितने समय तक उपयोग ना करे तो उसको क्या किया जा सकता है, उस भवन को खाली कराया जा सकता है। 12 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6 माह, यानी 6 माह तक यदि उसका उपयोग नहीं करता, वहाँ नहीं रहता है, तो उसको खाली करवाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर भवन स्वामी ने कोई स्थान अंतरण पर प्राप्त किया है, वहाँ वह मध्य प्रदेश स्थान अधिनियम की धारा 12(1) ENF के आधारों पर निष्कासन हेतु कोई पात्र पत्र संचित नहीं कर सकता। कब तक, जब 1 वर्ष व्यतीत ना हो गया हो, 6 माह व्यतीत ना हो गया हो, 3 माह व्यतीत ना हो गया हो, या 2 माह व्यतीत ना हो गया हो। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 वर्ष व्यतीत ना हो गया। यदि मान लीजिए कोई भवन स्वामी है, ठीक है, ये नाम का क्या था, 3 व्यक्ति थे, कौन, ABC। पहले मालिक था कौन, ए था, किराएदार कौन था, बी था। अब यहाँ पे क्या किया, ए ने ट्रांसफ़र कर दी वो प्रॉपर्टी सी को कर दी। तो यहाँ पर जो ये क्या नहीं कर सकता, सी कब तक बेदखल के लिए बात नहीं ला सकता, निष्कासन के लिए बात नहीं ला सकता, जब तक अंतरण की तारीख से 1 वर्ष का समय बीत ना गया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 2 के प्रावधान नव निर्माण पर लागू नहीं होते हैं। 5 वर्ष की समयावधि तक, 7 वर्ष की समयावधि तक, 3 वर्ष की समयावधि या 1 वर्ष की समयावधि पर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 5 वर्ष की समयावधि तक चैप्टर 2 है वह लागू नहीं होता है। उसके बाद है MPADJ 2015 का क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23J में अंतर्गत भूस्वामियों कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 12(1) के खंड ENF, 12(1) की उपधारा 4, 5, 6 या धारा 17 या इनमें से सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिसे कोई स्थान उसके पद के आधार पर आवंटित किया गया है,
अविदित का उस तारीख को पर्यवसान हो जाएगा जब वह व्यक्ति उसके पद पर ना रह जाए और उस व्यक्ति को ऐसा रिक्त करना पड़े। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है, ठीक है ना, कि जब वह पद पर नहीं था, नहीं है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उससे कब्जा लिया जा सकता है। तो ऐसी 7 दिवस के भीतर, 1 माह के भीतर, 30 दिवस के भीतर या 60 दिवस के भीतर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 7 दिन के अंदर यहाँ पे उसको खाली करवाया जा सकता है उस स्थान को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि यदि कोई भूमि स्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह दंडनीय होगा। कितने से वह दंडनीय होगा, 3 माह तक के अवधि के कारावास और 1000 रुपये तक के अर्थदंड से, 3 माह के अवधि के कारावास या 1000 रुपये का दंड, या दोनों से। यहाँ पे और लगा है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन होता है, पहले में और लगा है और दूसरे में या लगा है, और उसके बाद मात्र अर्थदंड से या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 3 माह तक की अवधि के कारावास या 1000 रुपये तक के अर्थदंड, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। भूमि स्वामी मानक भाड़े में प्रतिवर्ष किस राशि से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता है। तो एक वर्ष में कितने प्रतिशत तक वृद्धि कर सकता है भूमि स्वामी, 10%, 12%, 14% या 15% तक। तो यहाँ पे कितना वृद्धि कर सकता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है वो है 10%, यानी कि प्रतिवर्ष 10 वर्ष की वृद्धि कर सकता है भूमि स्वामी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। किराया भुगतान के व्यतिक्रम के आधार पर एक मकान मालिक स्थान के आधिपत्य के लिए बाद किराएदार के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकता है केवल जब बकाया किराया 6 महीने से अधिक का है, केवल तब जब 2 माह के नोटिस की अवधि व्यतीत होने के बाद किराएदार ने बकाया किराया ना तो अदा किया ना ही निवेदित किया है, और तीसरा है कि केवल जब 3 माह की नोटिस की अवधि व्यतीत होने के बाद किराएदार ने बकाया किराया ना तो अदा किया है ना ही निवेदित किया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, की जब 2 माह की नोटिस दिया गया हो और किराएदार ने रेंट पे ना किया हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बात करता है कि किराएदार के निष्कासन के बाद में वादी के लिए रेखांक, प्राक्कलन या आवश्यक धनराशि की उपलब्धता प्रमाणित न करना अपेक्षित है जब चाहे गए निष्कासन का आधार हो क्या नया व्यवसाय आरंभ करना, सार्वभौम वृद्धि या परिवर्तन, मरम्मत या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सार्वभौम वृद्धि या परिवर्तन है, तो वो बाकी कुछ भी चीज़ें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है निष्कासन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बात करता है कि खा एवं गा के संयुक्त के मकान में का किराएदार है, संयुक्त स्वामित्व के मकान में किराएदार है। तो यहाँ पे जो बी है और सी वो क्या है कि ज्वाइंट उसका पोजीशन था इसमें मकान में, और यहाँ पे का किराएदार आता है। विभाजन में यह मकान खा के हिस्से में आता है और खा अपनी सद्भावी आवश्यकता के आधार पर बाद लाता है। का को अपना निष्कासन से बचने के अनुक्रम में वचनित और प्रमाणित करना चाहिए कि विभाजन कैसा है, दिखावटी, या फिर स्वयं विभाजन का किराएदारी पर कोई प्रभाव नहीं है, या विधिक रूप से किया जा ही नहीं सकता, या उसकी सहमति के बिना शून्य है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह दिखावटी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बात है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो सेक्शन 12 से आ रहे हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सेक्शन 12 से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे निष्कासन से संबंधित आधार बताए गए हैं पूरे। एक मकान मालिक अंतरण द्वारा कोई स्थान प्राप्त करने के पश्चात मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के 12(1) ई और एफ, खंड ई और एफ के आधार पर किराएदार का निष्कासन के बाद तब तक नहीं प्रस्तुत कर सकता जब तक ऐसे अध्ययन पश्चात की अवधि व्यतीत नहीं हो गई हो। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, 1 वर्ष होगा, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। निष्कासन का यह आधार कि किराएदार ने उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थान बनवा लिया है तभी उपलब्ध होता है जब किराएदारी का उद्देश्य केवल निवासी हो, केवल अनिवासी, संयुक्त या अनैतिक हो। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है केवल निवासी हो, ओनली रेसिडेंशियल हो। अब ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 43।
निम्नलिखित में से किस प्रकरण में मकान मालिक मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(b) के वर्णित आधार पर निष्कासन के जयपत्र में डिग्री, ठीक है ना, प्राप्त करने का अधिक हकदार होगा? तो ए नंबर है किराएदार ने कपड़ा व्यवसाय में सहायता देने के लिए दुकान में तृतीय पक्ष को बैठने की और सिलाई की मशीन चलाने के लिए अनुमति दी थी, जहाँ की उप किराएदारी पूर्व स्वत्वाधिकारी ने की थी, जहाँ की किराएदार वादग्रस्त स्थानीय विधिक आधिपत्य प्राधिकरण में भागीदारी व्यवसाय करता था। डी नंबर जहाँ की किराएदार ने स्थान के किसी भाग पर प्रतिफलार्थ या अन्य कब्जा छोड़ दिया है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है MPCJ। अब MPCJ के में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था कि यदि मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) की खंड G और H, ठीक है, G और H में विनिर्दिष्ट आधारों पर किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व अभिधारी द्वारा कब्जा परिदत्त कर दिए जाने के पश्चात भूमि से मरम्मत या निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य विनिर्दिष्ट की गई तारीख के कितने भीतर में प्रारंभ नहीं करता, तो इस संबंध में आवेदन दिया जाने पर न्यायालय भूमि स्वामी को आदेश दे सकेगा कि अभिधारी को इस स्थान के उसके भाग का उपभोग दे दे। अब मान लीजिए जो ए नाम का भूमि स्वामी था, बी नाम का जो किराएदार था, ठीक है ना, इसको हटा दिया है कमरे से, ठीक है ना, रूम से हटाया है। क्यों और इस आधार पर हटवाया है, बेदखल करवाया है कि वहाँ पे जो रूम था उसमें मरम्मत करवानी है, ठीक है, उसमें कुछ मेंटेनेंस करवाना है, जिसके कारण से उसको बाहर निकालना जरूरी है। अब यहाँ पे अब मान लीजिए कितने महीने के अंदर वो मरम्मत का कार्य नहीं करवाता है तो उसको वापस बी को वहाँ पे स्थापित करवाया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है 2 माह, 3 माह, 1 माह या 6 माह। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी 1 माह के अंदर उसको मरम्मत करवाना आवश्यक है, प्रारंभ करवा दे। उसके बाद है अंडर विच सेक्शन ऑफ MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 इज प्रोवाइडेड फॉर फ्लैक्सेशन ऑफ प्रोविजनल रेंट, यानी मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम 1961 की किस धारा में अस्थायी भाड़ा निर्धारित किया जाता है? 12(1) में, 12(2), 13(2) या 13(6) में। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी 13 क्लॉज 2 में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मकान मालिक भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत किए गए मानक भाड़ा से अधिक भाड़ा प्राप्त करता है तो वह सादा कारोबार से दंडनीय होगा, वह कितने अवधि तक हो सकती है? यहाँ पे ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 1 माह। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 माह। अब मान लीजिए जो मानक भाड़ा निर्धारित किया जाता है उससे अधिक भूमि स्वामी क्या लेता है? रेंट लेता है, तो सादा कारोबार से दंडनीय हो सकता है। अब इसकी अवधि कितनी हो जाएगी? 3 माह तक ये अवधि हो सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कौन सा सही उत्तर सही नहीं है? विच वन इज नॉट द करेक्ट आंसर? द गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन exempt any accommodation from all or any of the provision of the MP Accommodation Control Act which is owned by any educational institute, which is owned by any religious institution, ठीक है ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कल्चरल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कल्चरल इंस्टीट्यूशन। ये सही नहीं है, बाकी 3 चीज़ के लिए है तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एग्जाम्प्ट कर सकती है, छूट दे सकती है, मुक्ति प्रदान कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(e)(f) के तहत कोई बाद किराएदार का किराएदारी समाप्त करने के लिए पोषणीय नहीं होगा जब तक कि अर्जन से कितनी अवधि व्यतीत ना हो गई हो। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। अब MPADJ 2018 का है, ठीक है। 49 सॉरी 2016, यहाँ पे 2016 का एक आया पेपर है। निम्नलिखित तो कौन सा कार्य मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किराएदार के निष्कासन का आधार नहीं है? अपदूषण, भूस्वामी के स्वत्व से इंकार,
तात्विक संरचनात्मक परिवर्तन अतिधारण, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी अतिधारण, होल्डिंग ओवर। और यहाँ पे यदि आपको टीपी एक्ट के जो डॉक्ट्रिन्स है उसको पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे जो सारे डॉक्ट्रिन्स हमने कवर किए हैं, ठीक है ना, उसका अलग से लेक्चर बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि मध्य स्थान नियंत्रण अधिनियम धारा 12 एक गा में कौन सा अंतर्विष्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि डी नंबर, अभिधारी ने स्थान को या उसके किसी भाग को विरुद्ध उपभाड़े पर दिया है, यह अंतर्विष्ट नहीं है 12(1)(c) में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास के प्रयोजन के लिए करार पर दिए गए स्थान की ऐसी धार्मिक संस्था को जिसे मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत छूट या मुक्ति प्रदान की गई है, उस स्वयं के लिए सद्भाविक आवश्यकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर की मध्य स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 52, आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है, ठीक है। ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन ट्राई एनी ऑफेंस पनिशमेंट अंडर MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, ठीक है। यहाँ पे ये तो सही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जुडिशियल में से फर्स्ट क्लास ही ट्राई कर सकता है। उसके बाद बी नंबर है कि कॉग्निजेबल ऑफ एनी ऑफेंस पनिशमेंट, कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशमेंट अंडर द एक्ट शैल बी टेकन ओनली ऑन कंप्लेंट, ये भी सही बात है। ये आप जब परिवाद फाइल करेंगे 3 माह के अंदर तभी आप यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका कार्रवाई की जाएगी उस पर। अब सी नंबर क्या है कि द कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट मस्ट बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ये तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने का ही यहाँ पे जब घटना घटित होती कारित होती है तो 30 के 3 माह के अंदर क्या करना होता है, परिवाद फाइल करना होता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब डी भी देख लेते हैं, द मजिस्ट्रेट कैन पास ए सेंटेंस ऑफ फाइन एक्सीडेंट 2000 रुपीज अंडर द एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे क्या है कि सी नंबर यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद 53 में क्या है, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिलाधीश द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जिला न्यायाधीश द्वारा, जिलाधीश द्वारा बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार द्वारा, आयुक्त द्वारा बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी कि जो जिलाधीश है, कलेक्टर, वो क्या करता है, विद अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट उसको RCO को अपॉइंट करता है, यानी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को अपॉइंट करता है कलेक्टर। और जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वो डिप्टी कलेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो डिप्टी कलेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का ही अधिकारी होता है कौन, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी। अब MPCJ 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जहाँ की भूमि स्वामी मध्य स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(e) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पारित जब्ती के अधीन किसी स्थान का कब्जा प्राप्त किया है, वहाँ वह कब्जा प्राप्त होने की 2 वर्षों की कालावधि में उसे पुनः भाड़े पर दे सकता है। अब यहाँ पे दे तो सकता है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं दे सकता, लेकिन किसी की अनुमति चाहिए तब दे सकता है। अब किसकी अनुमति, न्यायालय की अनुमति, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति, दोनों की अनुमति या किसी की भी अनुमति। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति से वो 2 वर्ष के कालावधि में भी उसे पुनः भाड़े पर दे सकता है। अब 55 में क्या है, विच प्रोपोजिशन इज करेक्ट। अब इसमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो पहला है आपका वो है कि अ लैंडलॉर्ड कैन फाइल अ सूट फॉर एविक्शन ऑन बोनाफाइड ग्राउंड, ऑनर कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर एविक्शन ऑन बोनाफाइड ग्राउंड, द लैंडलॉर्ड मस्ट बी ऑनर ऑफ द एकोमोडेशन on to file a suit eviction on the ground of bona fide need,
इधर लैंड और ऑनर कैन फाइल सूट और एविक्शन फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी में इसका आंसर क्या है, ये 7 नंबर का है। जहाँ पर निष्कासन का बाद सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर पेश करने के लिए भूमि स्वामी की स्थान तो स्वामी होना आवश्यक है। उसके बाद 56 में है, इफ टेनेंट डिनाइज to the title of the landlord and set up title in himself in the written statement, it's ground for eviction under section, कौन सी सेक्शन में है, 12(1)(b), 12(1)(c), 12(1)(d) या फिर 12(1)(k। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी 12(1)(c। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, कोई भूमि स्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 38 के उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास की किस अवधि से दंडनीय होगा। यहाँ पे ऑप्शन है 15 दिन, 1 माह, 2 माह या 3 माह। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 3 माह। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूमि स्वामी ने एक स्थान अंतरण से प्राप्त किया है, वह स्थान 12(1)(f) के सद्भावना हो सकता है कितना समय पूर्ण होने पर बेदखल के बाद नहीं जा सकता। एक बार से कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करिए या फिर याद करिए, यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 59 में है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निवासोत्तर प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान को आवासीय अनिवासी प्रयोजन हेतु सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर रिक्त कराए जाने का बाद निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 12(1)(f। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, विच प्रोविजंस ऑफ द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट डील्स विद रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर रिपेयर्स एंड रीबिल्डिंग एंड री एंट्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस सेक्शन में बताया गया है कि मरम्मत पुनर्निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति है और उसमें पुनः प्रवेश के संबंधित प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी धारा 18 सेक्शन 18। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा मानक भाड़ा से अभिप्रेत है। धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित भाड़ा, 8 के अंतर्गत, धारा 7 और 8 के अंतर्गत निर्धारित भाड़ा या 7 के अंतर्गत निर्धारित भाड़ा या धारा 8 के अंदर अधीन बढ़ाया गया भाड़ा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, या तो बढ़ा हुआ धारा 8 के अंतर्गत जो भाड़ा बढ़ाया जाता है, रेंट बढ़ाया जाता है, ठीक है वो, या फिर जो धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है भाड़ा वो, ये दोनों आ जाते हैं। 62 में क्या है, आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अंतरिम किराया निर्धारित करेगा, वह मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है। जो अंतरिम भाड़ा है, अंतरिम किराया है, वो निर्धारित करने का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी जो धारा 11 है उसको अंतरिम किराया निर्धारित करने के लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 11। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा उसके किराएदार के विरुद्ध भाड़ा नियंत्रक अधिकारी के समक्ष सद्भाविक आवश्यकता आधारित प्रस्तुत बाद में पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहाँ पर, उच्च न्यायालय, न्यायालय, जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायालय या आयुक्त। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, यानी हाई कोर्ट में। हमने जैसा कि पहले बताया था, जो रिवीजन फाइल किया था पुनरीक्षण होगा वो कहाँ पर होगा, हाई कोर्ट के द्वारा होगा, और अपील कहाँ होगी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश की, जिला न्यायाधीश को होगी। ठीक है, अब यहाँ पे MPCJ 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो है, भाड़े में वृद्धि की सूचना दिए जाने के संबंध में दिए गए तथ्यों में से सही उत्तर बताएं। सूचना मौखिक तथा लिखित रूप से भूमि स्वामी द्वारा या उसकी ओर से दिया जाना चाहिए। दूसरा, सूचना अभिधारी को स्वयं या कुटुंब के वयस्क सदस्य या नौकर को दी जा सकती है। यहाँ पे इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है, ठीक है। उसके बाद है
65 सेवन है शासकीय कर्मचारी द्वारा उसकी स्वाभाविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार के निष्कासन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकेगी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुंब का सदस्य में शामिल नहीं है पत्नी, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन या विवाहित पुत्री। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी विवाहित पुत्री किसी भी तरह से सदस्य में शामिल नहीं की जाएगी। उसके बाद है 67 भाड़े के बकाया के लिए मांग के नोटिस अविधारी पर निर्वाह हो जाने पर अविधारी को स्वयं को बेदखली से बचाने के लिए भाड़े पर का बकाया बेनतीजा से संदेह कर देना चाहिए। कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए? तो यह आपका 2 महीने के अंदर यदि दे देता है तो उसको यहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा। उसके बाद 68 मध्य प्रदेश स्थानीय अधिनियम के तहत किस प्रावधान के अंतर्गत भूमि स्वामी एवं किराएदार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है? तो भूमि स्वामी एवं किराएदार दोनों पर भी क्या किया जा सकता है? दंड अधिरोपित किया जा सकता है। ये किस सेक्शन में बताया गया है, किस धारा में बताया गया है? ये आपका बताया गया है धारा 43 में, ठीक है ना, सेक्शन 43 में। उसके बाद MPCA 2018 का शिफ्ट 2 का पेपर है। यहाँ पर क्या है कि जहाँ अविदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 12 के उपधारा 1 के खंड ई में, ठीक है ना, अंगा में विनिर्दिष्ट आधार पर किया जाता है, वहाँ अविदारी भूस्वामी प्रतिकर के रूप में कितनी रकम का हकदार है? उस स्थान के मानक भाड़े की रकम को दोगुने के बराबर, मानक भाड़े की रकम के बराबर या कोई रकम प्राप्त नहीं कर सकता है न्यायालय के आदेश के अनुसार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कोई भी रकम प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके बाद आवश्यक प्रथा जो किराएदार द्वारा स्थान के संबंध में उपयोग किया जा रहा था उस मकान मालिक द्वारा बंद कर दिया गया है, तो पुनः स्थापित के लिए आदेश पारित किया जा सकता है। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको जरूर रट्टा मार लीजिए या पढ़ लीजिए, इसको नोट करिए, जैसा भी है इसको याद करिए। ठीक है, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? भाड़ा नियंत्रक अधिकारी, सी नंबर। उसके बाद है 71 किराएदार द्वारा कोई ऐसे स्थान निर्माण के लिए जिससे उस स्थान का तात्विक परिवर्तन हो, भूमि स्वामी के हित का अनुकूल नहीं है या जिसके कारण उसके मूल्य में सार्वभौमिक रूप से कमी हो जाना संभाव्य है। यहाँ पे भूमि स्वामी के मौखिक अनुज्ञा पर्याप्त है या भूमि स्वामी की लिखित अनुज्ञा या भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की अनुज्ञा लेना आवश्यक है कि किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, अर्थात किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी भूमि स्वामी की लिखित अनुज्ञा आवश्यक है। उसके बाद है 72 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू हैं कहाँ पर? केवल नगर निगम सीमा क्षेत्र में, नगर निगम नगर पालिका सीमा क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में जो अधिनियम की प्रथम सूचियाँ उल्लिखित है संपूर्ण मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि जो केवल उन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू है जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। यहाँ अनुसूची बताई गई है ना, तो प्रथम अनुसूची में जो स्थान बताया गया है उस पर यह लागू होता है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। 73 में क्या है कि भूमि स्वामी के निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए सद्भावनापूर्व आवश्यकता के आधार पर अविधारी को बेदखल किया जा सकता है, किंतु इसमें शामिल नहीं होगी क्या? उसके पुत्र की आवश्यकता, उसके परिवार की किसी अन्य सदस्य की आवश्यकता, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता जिसके फायदे के लिए वो स्थानधारी है, किसी ऐसे अन्य अविधारी की आवश्यकता के लिए जो अधिक भाड़ा दे रहा है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी किसी ऐसे अन्य अविधारी की आवश्यकता के लिए जो अधिक भाड़ा दे रहा हो। अब यहाँ पर MPADJ 2018 में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एन अपील शैल बी लाइव फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 2। यहाँ पे कहाँ पे अपील की जाएगी? जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, कलेक्टर, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी या उच्च न्यायालय। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब न्यायालय मकान मालिक की स्वाभाविक आवश्यकता
उसके निवास हेतु पाते हैं तब निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लागू होता है? सेक्शन 12(5). उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 लागू होता है। ऐसे परिसर में जो शासन की संपत्ति हो, स्थानीय प्राधिकारी के पूर्णतः अनिवासी उद्देश्य से बनाए गए परिसर पर, राज्य द्वारा सूचित शैक्षणिक संस्थान पर, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के धारा 14 के अनुसार किराएदार पूरे स्थान या उसके भाग को उप किराएदार पर दे सकता है। उसकी किराएदारी के स्थान के अपने अधिकारों को अंतरित संदेशित कर सकता है। किराएदारी के स्थान के संपूर्ण या आंशिक भाग को भूमि स्वामी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उस उप किराएदारी पर नहीं दे सकता है। किराएदारी के स्थान के संपूर्ण या आंशिक भाग को भूमि स्वामी की पूर्व लिखित सहमति के बिना किराएदार पर दे सकता है, उप किराएदार पर दे सकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि बिना पूर्व लिखित सहमति के उप किराएदारी पर किराएदार जो है मकान को नहीं दे सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम कतिपय स्थानों पर लागू नहीं होगा। तो कौन सी स्थान पर लागू नहीं होता? जो सरकार की संपत्ति है, जो किसी स्थानीय इस प्राधिकारी की संपत्ति हो, अनन्य रूप में अनिवासी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो किसी पूर्व संस्था के स्वामित्व का है और सरकार के सूचना द्वारा मुक्त हो, या इनमें से सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी पर ये इस एक्ट लागू नहीं होता है। MPC 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे पेपर है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मानक भाड़ा नियत करना आवश्यक है यदि विवाद संबंधित है। किससे संबंधित है? अवशेष किराए के बारे में, किराया राशि के बारे में, या अवशेष किराया या किराया राशि के बारे में। यह ना तो अवशेष किराया और ना ही किराया राशि के बारे में विवाद है। यहाँ पे 13(2) के तहत यहाँ पे मामला आ रहा है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि किराया राशि के बारे में यहाँ पे विवाद है। 13(2) के तहत मानक भाड़ा नियत कर सकता है कौन? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, एक निवास एवं निवासेतर प्रयोजन के सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। निवास के प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध करके, निवासेतर प्रयोजन की आवश्यकता सिद्ध करके, किसी भी प्रयोजन की आवश्यकता सिद्ध करके, धारा 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सेम रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध करने पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कोई भी अभिधारी धारा 13 के अनुसार धनराशि निक्षिप्त या संदत्त नहीं करता तो न्यायालय भूस्वामी को खर्चा दिलाएगा, अभिधारी के विरुद्ध डिक्री पास करेगा, न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगा, या न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा कार्ड दिए जाने के आदेश दे सकेगा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, उस अभिधारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात उस स्थान को सारवान नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने दिया है, इस संबंध में बेदखली का यह आधार विहित है। यह कहाँ पे बताया गया है? कौन से सेक्शन में बताया गया है? यह बताया गया आपका बी नंबर में, यानी कि सेक्शन 12(1) में। अर्थात यदि आपने किराएदार को क्या दिया है? मकान दिया है, और उसने क्या किया है? उसको उस स्थान को नुकसान पहुंचाया है या क्षति पहुंचाई है, तो वहाँ पे बेदखली का यह एक आधार बन सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में क्या गलत है? यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है गलत सही में, ठीक है ना। खास करके इंग्लिश मीडियम वालों को वहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जल्दी पढ़ने में। यहाँ पे ऑप्शन है, यह जिला न्यायाधीश के न्यायालय प्रस्तुत की जा सकती है, अपील न्यायालय की निश्चित अंतिम होगा, इस अधिनियम के अंदर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है, या डी नंबर, अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा 90 दिवस है, जिसमें आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि अपवर्जित है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 90 दिन के अंदर इसे अपील करने के लिमिटेशन है, और जिसमें प्रतिलिपि प्राप्त यानी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने में जो समय लगता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद है 2019 का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है, 84, अभिधारी धारा 13(1) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधान के तहत अपेक्षित किए गए अनुसार
कोई रकम निश्चित या संदत करने में चूक करता है या डिफॉल्ट करता है, न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रत्यक्षा काट दिए जाने के आदेश किस धारा में दे सकता है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 के तहत। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। अब स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? विवाहित बहन, पितामह, भाई, भाई का पुत्र। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विवाहित बहन। 86 मत पे स्थान नियंत्रण अधिनियम के धारा अध्याय 3 का के तहत एक भूमि स्वामी में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि प्राइवेट कंपनी का रिटायर्ड कर्मचारी। मानक भाड़ा कितने समय के मानक भाड़ा कितने समय की अवधि के लिए नियत किया जाएगा? यहाँ पे 6 माह, 11 माह, 12 माह है, कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 12 माह। उसके बाद 88 किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा उसके किराएदार के विरुद्ध भाड़ा नियंत्रक अधिकारी के समक्ष सद्भाविक आवश्यकता आधारित प्रस्तुत बार पे अंतिम आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ पर? उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायालय, आयुक्त। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट में। उसके बाद MPADJ 2019 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे एकोमोडेशन एक्ट से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मध्य स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को संज्ञान लेने की समयावधि कारित करने के दिनांक से 3 माह है। पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ये चीज़। अध्याय 3 का के प्रावधान किस धारा में वर्णित भूमि स्वामी को लागू नहीं होते हैं? 2B, 23J या सेक्शन 23 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि अधिनियम की जो धारा है 23J, यानी धारा 23 या इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 मध्य प्रदेश स्थानीय अधिनियम की धारा 12(1)O में के अंतर्गत निष्कासन चाहने के लिए मकान मालिक द्वारा किराएदार को सूचना पत्र दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है दावा प्रस्तुत करने के पूर्व, कभी दावा प्रस्तुत करने के कम से कम 1 माह पूर्व, दावा प्रस्तुत करने के कम से कम 2 माह पूर्व, या दावा प्रस्तुत करने के कम से कम 6 माह पूर्व। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी दावा प्रस्तुत करने के पूर्व कभी भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 यदि अवधारी ने किसी स्थान विधि विरुद्धतः भाड़े पर दिया हो तो भूमि स्वामी बेदखली के लिए बाद किस उपबंध के अधीन स्थानांतरित कर सकेगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 12(1)B। 93 यदि कोई अभिधारी धारा 139(1) या धारा 13(2) के अनुसार एक मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यदि कोई अभिधारी सेक्शन 13(1), यहाँ पे 139 गलत लिख गया है, ठीक है, तो सेक्शन 13(1) या सेक्शन 13(2) के अनुसार निक्षेप या संदाय कर देता है तो उस स्थान के कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए न्यायालय निम्नलिखित के आधार पर कोई डिक्री या आदेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है भाड़े का संदाय करने में अभिधारी द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर, निवास स्थान के रूप में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, विधि विरुद्ध उप भाड़े देने पर आधार पर, या धारा 12(1) में वर्णित आधार पर। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी भाड़ा संदाय करने में अभिधारी द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर यहाँ पे डिक्री नहीं दिया जाएगा। अब MPADJ 2020 का क्वेश्चन है जो हेल्ड हुआ था 28/2/2021 को, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2020 का 23A स्थानीय अधिनियम के अधीन जो भूमि स्वामी मिथ्या तुच्छ आवेदन करता है उसे प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में अधिकतम कितनी राशि अदा करने के लिए आदेशित किया जा सकता है? स्थान के 6 माह के भाड़े से, स्थान के 3 माह के भाड़े से, या स्थान के 2 माह के, या 12 माह के भाड़े से। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 6 माह के भाड़े की जो राशि है उसको दिलाया जा सकता है
किसके रूप में? ये प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में। 95, यदि कोई भूमि स्वामी मत पे स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 38(1) के उपबंधों के उल्लंघन करेगा तो वह दंडनीय होगा। कितने से? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 3 माह तक की अवधि के कारोबार से 1000 रुपये जुर्माने, या फिर दोनों से किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। मध्य स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 6(4) में दिए गए करार के अनुसार भूस्वामी स्थान को किराए पर दिए जाने वाले व्यक्ति से अग्रिम किराए के रूप में करार पर किए गए किराए के बराबर की राशि ले सकता है, जो है अवधि निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होगी। ये सबसे पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। तो 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे 96 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। उसके बाद 97, इनमें से कौन सा अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कुटुंब का सदस्य नहीं है? ये कई बार पूछा जा चुका है। आप जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 के अंतर्गत, कुटुंब की परिभाषा आप जरूर एक बार रीड करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो 97 के सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी पुत्र का पुत्र। उसके बाद है 98, धारा 13(6) के अंतर्गत अविधारी के निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाती है, तब अविधारी को क्या होता है? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। MPCJ 2021 का। ठीक है, तो यह कब हेल्ड किया गया था? 20/3/2021 को हेल्ड किया गया था। यदि कोई अविधारी धारा 13(1) या धारा 13(2) के अनुसार निक्षेप या संदाय कर देता है, उस स्थान के कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में किस आधार पर कोई डिक्री आदेश नहीं दिया जाएगा? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 12(1)A। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 सेंचुरी पूरी हो गई। ठीक है, जहाँ किसी भूमि स्वामी ने कोई स्थानांतरण द्वारा अर्जित किया हो तो कोई निष्कासन के बाद धारा 12(1)EF के आधार पर पूर्व अवधि चलने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। ये भी कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विवाहित पुत्र पुत्री परिवार का सदस्य है, पट्टा में उपपट्टा सम्मिलित नहीं है, कोई ऐसी भूमि जो कृषक उद्देश्य के लिए उपयोग न की जाती हो वास स्थान में सम्मिलित होगी, या उद्देश्य वास स्थान नहीं है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यहाँ पे सब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, कौन सा गलत है। यहाँ पे ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में था, अब ये हिंदी में है। सॉरी, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, एमपी एक्विजिशन कंट्रोल एक्ट 1961 की किस पर लागू नहीं होता है? निवास के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नगर निगम कोई संपत्ति, एकाकी रूप से गैर निवासी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नगर निगम कोई संपत्ति, ये सरकार की संपत्ति है। विकल्प बा और सा दोनों। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी कि विकल्प जो बा और सा है वो दोनों सही है, अर्थात यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।